इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है, यानी आपका जो रक्त संबंध वाला चैप्टर, ये कवर करेंगे। आप बीएड एंट्रेंस या एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी या यूपीएसआई या यूके ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप पेपर दे रहे हो, यदि आपके उसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो वन बाय वन आप सभी को नोट करते रहना, और इसका जो पीडीएफ होगा वो कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में पूरा अंतर बने रहना। तो सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है ये आपको याद करना होगा। ये चार्ट में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी लगभग सभी को पता ही होगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले जो सेल्फ में होता है, तो सेल्फ में कौन कौन आते हैं? आपके भाई बहन हो गए, चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहन, साला साली, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी और ननद, ये सारे जो होंगे सेल्फ में आएंगे। और जो सेल्फ के जो ऊपर होंगे वो होंगे आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स में आते हैं आपके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सास ससुर, ये सारे आएंगे पेरेंट्स में। और पेरेंट्स से ऊपर क्या होगा? ये होगा आपका ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें कौन कौन आएंगे? ये आएंगे आपके दादा दादी, नाना नानी। और उसके ऊपर होगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें आएंगे आपके परदादा परदादी, परनाना और परनानी। तो ये हमने देख लिया जो सेल्फ के ऊपर कौन कौन सी जनरेशन आपकी आती है। तो जो सेल्फ के नीचे कौन कौन सी जनरेशन आती है, वो आती है आपकी चाइल्ड। तो सेल्फ के नीचे आएगी आपकी चाइल्ड। चाइल्ड में आपके आएंगे बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। और चाइल्ड के नीचे आएंगे ग्रैंड चाइल्ड, उसमें आएंगे आपके पोता पोती और नाती नातिन, ये सब आएंगे आपके ग्रैंड चाइल्ड में। और उसके नीचे आपके होंगे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, तो ये इसमें आएंगे आपके परपोता परपोती और परनाती परनातिन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से वर्ग के जो रिलेशन होते हैं वो आते हैं। इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पर पूरा आ रहा होगा ये चार्ट। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए है। इंग्लिश में वैसे तो कुछ टफ होता नहीं, लेकिन जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको बहुत कुछ याद करना पड़ता है इसमें। तो इंग्लिश में कहीं के जो क्वेश्चन में अंकल लिखा रहता है, तो अंकल में हम किन किन को काउंट करेंगे? अंकल में आएंगे हमारे चाचा, मामा और मौसा और ताऊ और फूफा, ये सभी हमारे अंकल में काउंट किए जाएंगे। और उसी प्रकार जो आंटी में कौन कौन आएंगे? आंटी में आएंगे आपके चाची, मामी, मौसी, ताई और बुआ, ये सभी आंटी में काउंट किए जाएंगे। और कजन में कौन आएंगे? तो कजन में मैं आपको बता दूं, इसमें मेल और फीमेल कोई भी आ सकते हैं, जैसे आपके चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन। तो ये सभी जितने भी हैं ये कजन में काउंट होंगे। और फिर आता है आपके नेफ्यू। नेफ्यू में आते हैं आपके भतीजा और भांजा। फिर निस। निस किसके लिए यूज होता है? निस होता है आपके भतीजी और भांजी के लिए। उसके बाद आपके आता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में आपकी भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी और साली, ये सभी सिस्टर इन लॉ में काउंट होंगे। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ में जीजा, साला, जेठ, देवर और साड़ू। साड़ू ये शब्द जहाँ नया है, ये शब्द उनके लिए यूज होता है जैसे कोई दो जीजा हैं, जो जीजा आपस में जो एक दूसरे को साड़ू भाई कहते हैं, तो उन्हीं के लिए साड़ू यूज होता है। ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये बन जाता है ये शब्द। बाकी इंग्लिश वालों के लिए तो यही वर्ड हमेशा यूज होगा, ब्रदर इन लॉ। ये जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के लिए एक ही सब वर्ड यूज होता है। बाकी जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको ये वर्ड भी याद करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं जो वर्ड यूज होता है मैटरनल या मातृवंश हिंदी में। तो मैटरनल या मातृवंश किसे कहते हैं? ऐसा रिलेशन जो माता की तरफ से आ रहा हो, जैसे मामा हो गया, मौसा मौसी, ये रिलेशन जितने भी हैं माता की तरफ से होते हैं, तो उसे हम मैटरनल या मातृवंश कहेंगे। उसी प्रकार कहीं कहीं वर्ड यूज होता है आपका पैटर्नल। तो पैटर्नल यानी पितृवंश। तो ऐसे रिलेशन जो पिता की तरफ से आ रहे हो, जैसे बुआ, चाचा, चाची, ये रिलेशन पिता की तरफ से होते हैं, तो वहाँ पर पैटर्नल यानी पितृवंश यूज होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरेशन वाला। जनरेशन में हम किस तरह के सिंबल यूज करेंगे? जैसे यदि सेम जनरेशन हो यानी समान पीढ़ी हो, जैसे भाई बहन
कजन इसी में क्वेश्चन में ये सारे रिलेशन एक ही साथ दिए हो, तो उस कंडीशन में हम इस तरह का जो सिंबल है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का उपयोग करेंगे। यदि ए पर्सन और बी पर्सन दोनों सेम जनरेशन में है तो तब हम इस सिंबल का यूज करेंगे। अब सेकंड है डिफरेंट जनरेशन या असमान पीढ़ी। यदि किसी क्वेश्चन में ए पर्सन और बी पर्सन असमान पीढ़ी यानी 2 जनरेशन उसमें है, यानी आप भी हो और आपके पिताजी या परदादा उनको भी इंक्लूड किया गया है उस क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हम ये वाला सिंबल इस तरह यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका यूज करेंगे। ये आप नोट कर लेना। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जेंडर। तो जेंडर में हम मेल यदि आएगा तो मेल के लिए हम स्मॉल m का यूज करेंगे और फीमेल के लिए स्मॉल f का यूज करेंगे। ये भी आप ध्यान में रखना। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो डायरेक्ट मैं इन्हीं को यूज करूंगा, तो उस वक्त आपको ये काम में आएंगे। उसके बाद एक नोट आप ध्यान में रखो, ये नोट है आपका, जो नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यानी किसी का नेम यदि राम है तो राम उसका नाम है, तो उससे ये हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। वो कुछ भी हो सकता है, मेल भी है फीमेल भी, जब तक हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि राम एक लड़का है या राम एक लड़की है, तो तभी हम उसका जो जेंडर है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये नोट आप ध्यान में रखना। आज सेकेंड आप थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप देख लो, ये है आपका ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देख लो। ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, इसमें क्या पता चल रहा है आपको? तो इसको यदि हम बनाएंगे, ए ये हो गया और बी पर्सन ये हो गया, ठीक हो गया। अब बोल रहा है ए बी का भाई है, तो जो ए है बी का भाई है, यानी ये वाला जो पर्सन है इसका भाई है। तो इस तरह जो इसका जो जेंडर है ये मेल है, और जो बी का है, बी का कुछ भी जेंडर हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। क्वेश्चन यदि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यह है ए का भाई बी है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एज ब्रदर इज बी। तो इसका यदि हम बनाएंगे तो ए ये हो गया और ये हो गया बी। ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको कि इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम जनरेशन है, भाई बहन ये आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप बोल रहा है ए का भाई बी है, तो जो ए का भाई बी है, तो इस कंडीशन में हमें जो बी का जेंडर यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि कह रहा है ए का भाई बी है, तो जो ए का भाई बी है। और इस तरह जो ए है, ए का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ये एम भी हो सकता है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कनेक्टिविटी ऑफ हु, होम, हुज, यानी जो, जिसका और उसका। इसका यूज किसी क्वेश्चन में होता है, तो इससे हम कैसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल है ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप बताओ कि जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है, क्या बी के लिए किया गया है या ए के लिए? ये सभी लोग पहले आप बताओ, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो सभी लोग बताओ जो ये जो वर्ड है किसके लिए यूज किया गया होगा। तो जो वर्ड है, मैं सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करके आप दिखा देता हूँ कि वो पहली लाइन में क्या बोल रहा है। ए है, ए बी का भाई है, तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। सेम जनरेशन है इसलिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूँगा, ठीक हो गया। अब बोल रहा है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो इस तरह इसका जो ए का जो जेंडर हो गया ये हो गया मेल। अब बोला है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन होगा, बी होगा या ए होगा? तो जो सी का पिता होगा वो होगा बी, ठीक होगा। ये मैंने कैसे किया ये अब मैं आपको बताता हूँ। जो वर्ड होता है आपको अलग से मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो जो यदि किसी क्वेश्चन में ए पर्सन और बी पर्सन ये है, और यहाँ पर जो लगा है, ठीक हो गया, जो या हु कुछ भी लगा है, फिर यहाँ पर लिखा है सी, ठीक हो गया। तो जो वर्ड होता है यदि यहाँ पर लगा है, तो जो वर्ड किसके लिए लगा होता है, उससे जस्ट जो पहले वाला जो वर्ड होता है उसके लिए ये जो वर्ड यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर जो सी था उसके आगे था जो, तो जो वर्ड था उसके जस्ट पहले बी था, तो इसलिए जो वर्ड है बी के लिए यूज किया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लो।
अब उसी तरह अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं इसी के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो इसको आप ड्रॉ करो। क्या बोल रहा है, ए हु इज ब्रदर ऑफ बी, फादर ऑफ सी। तो इसको हम यदि ड्रॉ करें तो क्या कह रहा है, ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक हो गया। ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, बी का भाई हो गया ए, ठीक हो गया। और क्या बोल रहा है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो जो है, जो वर्ड किसके लिए यूज किया गया होगा इसमें, तो सभी लोग सबसे पहले इससे बताओ। तो इस वाले में मैंने कहा था आपसे, जहाँ पर भी जो लगा हो तो जो से पहले जो भी वर्ड होगा वो जो उसी के लिए यूज किया गया होगा। तो जो ये जो है इसके लिए ए के लिए यूज किया गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो इस तरह जो सी का जो पिता होगा वो होगा ए, ठीक हो गया। तो सी यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी आप नोट कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कनेक्टिविटी ऑफ एंड और बट, ठीक हो गया। और या तथा या किंतु या परंतु, यदि आपके क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड यूज हुए हैं तो उनको आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे वो अब मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेकर हम समझेंगे। एग्जांपल ये है, एग्जांपल कह रहा है ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो इसमें जो और है ये किसके लिए यूज किया गया है वो आप देख लो। तो इसको सबसे पहले हम एक बना के देखते हैं। तो क्या होगा, ए बी का भाई है, तो ये बी हो गया। ए जो है बी का भाई है, तो ये मेल हो गया, ठीक हो गया। ये समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो सी कहाँ पर आएगा आप बताओ। तो जो सी है वो आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। ये मैंने कैसे किया अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देख लो। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, इसको आप स्टार मार्क बना के नोट कर लो। तो इसमें कॉन्सेप्ट बनेगा, यदि ए कॉमा बी और यहाँ पर और लगा है और यहाँ पर दिया है सी, तो इसमें यहाँ पर जो और है ये किसके लिए यूज किया गया होगा। और की जगह मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है, ठीक हो गया। या इंग्लिश में और बट कुछ भी हो सकता है और की जगह। तो जो और वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, और वर्ड होता है जो फर्स्ट पर्सन है, जो भी उस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए और वर्ड यूज होगा, ठीक हो गया, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो इसको आप नोट कर लो। मैंने क्या कहा, जो और वर्ड है इस वाली कंडीशन में, जो और वर्ड है ए के लिए यूज किया गया, तो तभी मैंने जो ए के नीचे सी को डिनोट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है जो का भी यूज हो रखा है और का भी, ये आप देखना। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी एंड मैरिड विथ डी, ठीक हो गया। इसमें एंड का भी यूज हो रखा है और हु का भी। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सभी लोग पहले इसे देख लो क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करो। जितना जल्दी हो सके आप अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसको मैं बता देता हूँ इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या बोला, पहली लाइन पढ़ो आप। ये बोला ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो सबसे पहले ए बी का भाई ये बनेंगे हम। ये हो गया बी ए बी का भाई है, ये आ गया मेल। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो जो वर्ड मैंने किसके लिए कहा था, जो वर्ड कहा था जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले बी के नीचे आ जाएगा सी, सी का पिता है। तो इस तरह जो बी का भी जेंडर यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, मेल होगा। ये क्यों होगा, क्या बोला इसमें देखो, सी का पिता है, तो पिता कौन होता है, मेल ही होता है। तो इसलिए मैंने इसका जो जेंडर है मेल कर दिया। अब ये वाली लाइन पढ़ो आप, और डी से विवाहित है। तो और डी से विवाहित है, तो और वर्ड इसमें किसके लिए यूज किया गया है। तो मैंने क्या कहा था, जो और वर्ड होता है वह जो फर्स्ट पर्सन होता है उस क्वेश्चन में उसके लिए यूज होता है। तो जो और होगा ये होगा ए के लिए यूज। डी से विवाहित है, तो विवाहित में कौन सा सिंबल बताया था मैंने आपको, ये वाला। तो ये हो गया आपका और, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा से इसे देख सकते हो।
अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये आप देख लो, सभी लोग पहले इसे ट्राई करो, मैं पढ़ रहा हूँ सभी के कमेंट है। क्या बोला, ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, ए ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी। तो इसको सभी लोग बनाओ। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, पहली लाइन आप पढ़ो, ए बी का भाई है, तो इसे हम लिख लेंगे ए बी का भाई है। तो इस तरह इसका जो जेंडर हो गया मेल हो गया। आप क्या कह रहा है, और सी डी का पिता है, और जो है सी डी का पिता है। ठीक हो गया, यहाँ से ये बना दिया मैंने। अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जो ए और बी और सी और डी में इस क्वेश्चन में कहीं हमें आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो और वर्ड का यूज इसमें एक जो अलग करने के लिए इसका यूज किया गया है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन में ए और बी का तो रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सी और डी का और ए बी का, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में नो रिलेशन होगा। तो इसको यदि आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह होगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं रीजनिंग में वो कवर कर लिए हैं। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आगे वाले पार्ट में आपको कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।